हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की जो सेकंड बुक है, सेकंड ईयर में जो आती है, उसके यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 का नाम है राइटिंग योर ओन एकेडमिक एसे पेपर फॉर द क्लासरूम। सो ये आज आपके चैप्टर का नाम है। आज की वीडियो में हम राइटिंग कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि राइटिंग कंटेंट किस तरह लिख सकते हैं, राइटिंग कंटेंट में लिखते समय कौन कौन सी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की जो 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हैं उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे चैप्टर का नाम ही है राइटिंग, मतलब कुछ भी लिखना। योर ओन अकेडमिक एसे, मतलब आपके अपने अकेडमिक एसे। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप कुछ एसेस लिखते हैं, कुछ पेपर्स लिखते हैं। आप जब अपने एग्जाम्स देते हैं तो पेपर लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप क्लासरूम में लिखते हैं उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि राइटिंग इज़ इसेंशियल अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेटिव एक्टिविटी एज ए स्पीच। जो कि राइटिंग है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ह्यूमन है उसके कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ में। मतलब कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ मतलब किसी भी अन्य व्यक्ति से जब हम कोई बात करते हैं, या तो वो बात हम लिखित के द्वारा करते हैं, राइटिंग के द्वारा करते हैं, या फिर वो बात हम करते हैं स्पीच के द्वारा, बोल के, ठीक है। तो जो राइटिंग जो है वो अनदर मतलब सेकेंड पार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइटिंग प्रोसेस। मतलब जब भी हम कोई राइटिंग लिखते हैं, कोई भी कंटेंट लिखते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। वो प्रोसेस आपको पता होना ज़रूरी है, बिकॉज इसी प्रोसेस के द्वारा या फिर इसी प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं और उसको इस तरह लिखा जा सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, रीडर जो है वो उस कंटेंट को पढ़ के बहुत अच्छी तरह समझ सके, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स यहाँ से आते हैं कि अकेडमिक राइटिंग इज़ नॉट अ गुड गॉड गिफ्ट दैट फ्यू कैन राइट एंड अदर्स कैन नॉट। जो कि एकेडमिक राइटिंग है वो कोई भगवान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है। ये एक उदाहरण है आपके लिए कि ठीक है कि एकेडमिक राइटिंग है वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है कि जिन लोगों को मिला है वही लिख सकते हैं, नहीं, या फिर अदर नहीं लिख सकते। तो एकेडमिक राइटिंग हर कोई लिख सकता है, बस उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को पता होना चाहिए। पॉइंट अगर आपको वो पॉइंट क्लियर है तो बेसिकली आप एकेडमिक राइटिंग लिख सकते हैं। व्हेन समवन राइट पोम सो ही और शी हैज़ अ नेचुरल इंक्लिनेशन टू राइट पोइट्री, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति पोम लिखता है तो हो सकता है कि उसको पोम लिखते समय उसके अंदर एक रुचि हो, ठीक है, तो वो उस रुचि के द्वारा पोम लिख सकता है। बट हर कोई व्यक्ति पोएम नहीं लिख सकता, ठीक है। आप मैं हो सकता है मैं पोएम ना लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हो, या फिर आप ना लिख सकते हो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि पोएम लिखने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है, पोम, पोइट्री हो गया, स्टोरीज हो गया, तो ये सब हर कोई नहीं लिख सकता, ठीक है। इसके लिए एक अलग तरह की रुचि होना चाहिए उस काम में। अगर आपके उस काम में आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको लिख सकते हैं। बट व्हेन वन राइट्स एन असाइनमेंट और अ टर्म पेपर सो ही और शी शुड हैव एकेडमिक नॉलेज, ठीक है। अगर आपको कोई पेपर लिखना है, एकेडमिक एग्ज़ाम लिखना है, एकेडमिक पेपर हो गया, कोई कंटेंट हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आपको होना चाहिए एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए। ये एक नेसेसरी थिंग है कि आपको एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए। कि अगर आपको एक लेटर लिखना है तो उस लेटर में शुरुआत में कौन से एड्रेस दिए जाएंगे, डेट कहाँ दी जाएगी, सब्जेक्ट, कंटेंट कहाँ लिखा जाएगा, और योर ट्रूली फेथफुली, और एंड में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये सब एकेडमिक नॉलेज कहलाता है कि आपको उसका एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। दूसरा, उसको किस तरह लिखना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, उसमें क्या लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एकेडमिक नॉलेज इसमें आता है। द एकेडमिक वर्ल्ड, व्हेन यू गेट अ डिग्री, अ डिप्लोमा, देन वन नीड टू गिव एग्ज़ाम। अब एकेडमिक वर्ल्ड में, मतलब एकेडमिक की दुनिया में, अगर आप कोई भी डिग्री पाते हैं, आपको कोई भी डिप्लोमा दिया जाता है, ठीक है, तो उस डिप्लोमा के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। जो एग्ज़ाम ये बताता है कि हाँ आपने एकेडमिक नॉलेज को पास आउट किया है, आपको एकेडमिक नॉलेज की नॉलेज है, ठीक है, एकेडमिक की जो स्टडी है उसकी नॉलेज है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब प्रोसेस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे 3 तरह के पॉइंट बताए गए हैं जो राइटिंग के प्रोसेस में मेन है। जब भी आप कुछ लिखते हैं तो वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है प्री राइट, फिर आता है राइट, और उसके बाद आता है री राइट, ठीक है। प्री राइट, राइट और री राइट, ये 3 हैं जो कि राइटिंग के प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। अब प्री राइट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इन सब पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, या फिर
नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक होगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF अभी अधूरी है तो इसीलिए मैंने इसे लिंक नहीं डाली है, ठीक है। देन तो इसके बाद प्री राइट में आता है, इट्स अ प्रैक्टिस प्रोसेस बिफोर द एक्चुअल राइटिंग, दीज थिंग वी विल डू इन दिस राइटिंग, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रैक्टिस है, ठीक है। राइटिंग करने की एक प्रैक्टिस है बिफोर, मतलब एक्चुअल राइटिंग। जब कोई हम एग्ज़ाम लिखते हैं तो एक्चुअल एग्ज़ाम लिखने से पहले हम एक प्रैक्टिस करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, वो कहलाता है प्री राइटिंग, ठीक है। प्री राइटिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें ये हैं। फर्स्ट वन है, वन शुड फिगर आउट द एम्स एंड गोल्स। आपको लिखने से पहले जितने भी एम्स हैं, मतलब राइटिंग क्यों लिखी जा रही है, ठीक है, उसका गोल क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए। वाई आर यू राइटिंग, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। वाई आर यू राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हैं इसे लिखने का क्या वो है। हाउ विल यू राइट, आप इसको किस तरह लिखेंगे। व्हाट वुड यू राइट, और आप इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए और इनके आंसर्स भी आपके पास होने चाहिए। आप क्यों लिख रहे हैं, तो ये एक तरह का आपका एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको किस तरह लिखा जाएगा, तो इसका एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, और दूसरा इसमें क्या लिखा जाएगा, उस फॉर्मेट के अंदर कंटेंट क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। देन वन शुड गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन और डाटा टुगेदर एंड फिगर आउट द अवेलेबल लिटरेचर और द सम टॉपिक्स, ठीक है। अब इसके बाद आपने सारा का सारा डाटा निकाल लिया, ठीक है, कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है। आपको पता चल गया कि आपको भाई लेटर लिखना है, लेटर में आपको टू द प्रिंसिपल करके लिखना है, या फिर ठीक है डियर मैनेजर, या फिर आप अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो डियर सिस्टर, डियर मदर, इस तरह। तो ये आपने सारा डाटा निकाल लिया। उसके बाद उस टॉपिक का डाटा आप कहीं सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल जो लिटरेचर है उसमें आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारा डाटा ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप सारा डाटा एक तरफ रखिए। डिटरमाइन द स्टाइल ऑफ राइटिंग, अरेंज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सारा का सारा डाटा, जो स्टाइल है, आपको अब लेटर लिखना है तो लेटर में स्टाइल क्या है उसका, वो आप डिटरमाइन करेंगे, मतलब पक्का कर लेंगे कि हम इस स्टाइल में इस लेटर को लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मल लेटर है तो हम उसको एक फॉर्मल वे में लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल, ठीक है। बॉस को लिखना है आपको तो आप लिखेंगे बॉस, या फिर और भी चीज़ें जो भी आपको लिख सकते हैं वो, उन सबको आप क्या करेंगे, एक पेज पे लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि चेक द डेडलाइन एंड द प्लान योर राइटिंग प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेडलाइन चेक करनी है कि आपको ये जो राइटिंग है ये कब तक सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम है तो आपको एग्ज़ाम में पता होना चाहिए कि 3 घंटे बाद आपको एग्ज़ाम का पेपर सबमिट करना है, तो 3 घंटे से पहले आपका रिटन वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है अरेंज द वर्ड्स थ्रू द वर्ड लिमिट सेट बाय द टीचर इंस्ट्रक्टर्स। अब जितने भी आपके पास डाटा है उसको आप अरेंज करिए, ठीक है। सारे के सारे डाटा को अरेंज करिए, इस तरह अरेंज करिए कि वो डाटा, अगर आप उसमें वर्ड लिमिट हो, टीचर के द्वारा जो वर्ड लिमिट दी गई है वो होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट, ठीक है, कि आप किस तरह अब एक्चुअल राइटिंग को लिखेंगे। अब आपका यहाँ पे वे आता है कि आपको एक्चुअल राइटिंग लिखनी है, ठीक है, जो आपको सबमिट करना है, तो पहले राइट आएगा। देन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग इज़ रेडी, देन द एक्चुअल राइटिंग स्टार्ट्स। अब जो स्ट्रक्चर है, मतलब प्री राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रेडी हो चुका है। आपको पता है कि कौन से पेज पे कितना डाटा लिखना है, कितना कंटेंट लिखना है, ठीक है, उस कंटेंट में क्या लिखना है, ये सब आपके पास तैयार है। अब आप एक्चुअल राइटिंग लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपको सबमिट करना है इन सच ए मैनर। अब आपको ये सब एक अच्छे मैनर में लिखना है। आपकी जो राइटिंग है वो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग गंदी होगी तो जो रीडर है उसको समझ में आने में दिक्कत होगी, जो एग्जामिनेशन चेक करेगा आपके, उसको दिक्कत होगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कंप्रहेंसिबल होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए, और जितना भी है वो आपका सेट हो जाना चाहिए उतने में। नीड टू राइट इन अ गुड वे, और जितना भी आप कंटेंट लिखेंगे वो एक अच्छे वे में लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है री राइट, मतलब रिवीजन। अब आपने सब कुछ तैयार कर दिया लिख के, एक्चुअल राइटिंग भी तैयार कर दिया, अब आप क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी राइटिंग का, बिकॉज अगर सपोज़ करिए कि आपने एक पेपर लिख दिया, ठीक है, अब आप लिखते टाइम तो क्वेश्चन का याद नहीं करते, अब आप लिखते चले जाते हैं। अब आखिर में अगर आपने रिवीजन नहीं करा, और सपोज़ करिए कि आपको रिवीजन करते टाइम कुछ न्यू पॉइंट्स याद आ जाए, तो आप क्या करेंगे, वो पॉइंट वहाँ लिख सकते हैं। बट अगर आपने रिवीजन ही नहीं करा, पेपर ही चेक नहीं करा, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करा और सबमिट करा दिया, तो इससे क्या होगी, इससे दिक्कत हो जाएगी आपको न्यू जो पॉइंट्स आएंगे, रिमेंबर होंगे, वो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो देन री राइट, इट्स अ फाइनल स्टेप ऑफ राइटिंग इन विच दैट वन रिवाइज द रफ ड्राफ्ट। अब आपका जो रफ ड्राफ्ट है आप उसे रिवाइज करेंगे एक बार।
अच्छे से रिवाइज करेंगे, देखेंगे कहीं मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है, उसे एडिट करेंगे एंड एडिट इट। रिवीजन अलाउज यू टू परफेक्ट योर असाइनमेंट। अब रिवीजन जो है वो आपको अलाउ करता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो परफेक्ट हो, इसीलिए आपको रिवीजन का मौका दिया जाता है। प्रोजेक्ट और एनी अनदर राइटिंग, ठीक है, कोई भी आप राइटिंग कंटेंट लिख रहे हैं तो वो आपको परफेक्ट बनाता है आपका रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है उस राइटिंग का तो बेसिकली आपका परफेक्ट नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फीचर्स ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग जो है उसके फीचर्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अभी नोट डाउन करें हैंड टू हैंड, या फिर आप जब इसके नोट्स मिलेंगे तो आप इसको 2 से 3 बार पढ़ें और समझें, ठीक है। तो फर्स्ट आता है कि 3 पार्ट ऑफ राइटिंग। यहाँ पे 3 पार्ट बताए गए हैं राइटिंग के। अब आपको भी पता होगा, आप जब लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे भी 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। यहाँ पे भी यही है, ठीक है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोड्यूस करना है जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसके बारे में। बॉडी के पैराग्राफ क्या है, उस बॉडी का पैराग्राफ में आएगा मेन कंटेंट। आप जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंटेंट पे लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, वो टॉपिक की एक्सप्लेनेशन। और एंड ऑफ दी लास्ट जो स्टेप है उसमें आता है कंक्लूजन। आप पूरा का पूरा जितना आपने कंक्लूजन लिखा, सॉरी टॉपिक पे कंटेंट लिखा है, आप उसको क्या करेंगे, पूरी तरह कंक्लूड कर देंगे, अच्छे से आप बता देंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन राइटिंग। राइटिंग में इंट्रोडक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो रीडर को पता नहीं चलेगा कि राइटिंग का जो कंटेंट है वो किस टॉपिक के ऊपर है। इट गिव्स आइडिया टू रीडर्स दैट व्हाट इज़ राइटिंग अबाउट। अब जो इंट्रोडक्शन है वो रीडर्स को एक आइडिया देता है कि जो राइटिंग है, जो भी वो पढ़ रहा है, वो किसके बारे में है, ठीक है। अगर रीडर को पता ही नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ तो वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या करता है, इट इवोक इंटरेस्ट ऑफ रीडर्स इन रीडिंग। ये लोगों का इंटरेस्ट जगाता है, ठीक है, उत्साहित करता है उन लोगों को कि वो पढ़ें। यही रीज़न है कि दैट्स द रीज़न वाई जर्नलिस्ट आर सो वरीड अबाउट राइटिंग द परफेक्ट लीड सेंटेंसेस। यही कारण है कि जो आपने टीवी पे जर्नलिस्ट को देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर देखा होगा, तो न्यूज़पेपर में लिखाई कुछ इस तरह जाता है कि जो रीडर्स हैं उसको उत्साहित होकर पढ़ते हैं। काफ़ी बार आपने भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो उसमें अगर कोई खबर दी होगी तो वो खबर इस तरह लिखी गई होगी कि आप उसको पढ़ें और आपका मन हो कि मैं इसे और पढ़ूँ, आगे खबर में क्या है, ठीक है। तो यही होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो लिखते टाइम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, परफेक्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में। इसके बाद आता है, इफ़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंटेंट वुड नॉट बी इंटरेस्टेड सो रीडर्स वुड नॉट रीड और लिसन द न्यूज़। अगर पहली ही लाइन बोरिंग होगी तो कौन पढ़ेगा, ठीक है। अगर आपके चैप्टर की ही पहली लाइन ऐसी बोरिंग हो कि आपको पता चले कि ये चैप्टर काफ़ी बोरिंग है, तो बेसिकली आप उसे नहीं पढ़ेंगे। आप भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, अगर उसकी पहली लाइन बोरिंग होगी, पहला चैप्टर बोरिंग होगा, तो बेसिकली आप उसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहली लाइन या फिर जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए एक तरह से। इफ़ इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन सो द रीडर और लिसनर्स विल बी इंटरेस्ट इन रीडिंग। सपोज़ करिए कि कोई खबर है, ठीक है, वो खबर स्टार्ट होती है एक क्वेश्चन से, तो क्या होगा, रीडर का मन करेगा कि ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो खबर को पढ़ेगा, ठीक है। तो अगर जो राइटिंग है वो अगर एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो ये है कि अ बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ टॉपिक, ठीक है। जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं वो सब इंट्रोडक्शन में लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसकी एक छोटी सी ब्रीफ होनी चाहिए, ब्रीफ हिस्ट्री होनी चाहिए छोटी सी। डेफिनेशन ऑफ द टर्म फ्रेज इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जब भी कोई कंटेंट लिखा गया है, कोई राइटिंग है, ठीक है, तो उसका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, जो बीच का मेन पार्ट है, वो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया जाना चाहिए। तो इससे रीडर को पता चलता है कि मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ। क्लियर एंड स्पेसिफिक सेंटेंसेस विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अब आपको क्या यूज़ करने, क्लियर, एकदम साफ सेंटेंसेस, ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना जो कि काफ़ी कठिन हो, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ों का यूज़ करना है, ऐसी चीज़ें जो कि स्पेसिफिक है, मतलब वो बार बार चेंज नहीं करी जा सकती, ठीक है। जैसे डाटा हो गया। अब सपोज करिए कहीं पे डेथ हो गई, सॉरी कहीं पे एक एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में 250 पीपल्स की डेथ हो गई, ठीक है, 250 लोग मर गए तकरीबन उस एक्सीडेंट में। सो अब आप जब डाटा लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपके 250 लोगों की मृत्यु हो गई या फिर डेथ हो गई। सो ये डाटा चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं। सो ईजी टू अंडरस्टैंड, कि आप लोग वो जो भी पढ़ने वाला है उसे ईजी आराम से समझ सकें। एंड कम्स एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ,
और एंड ऑफ द और आखिर में आप उसे आके क्या करेंगे, ये सब इंट्रोडक्शन में बताएंगे। अब इसके बाद आता है कि वेज ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे कुछ रास्ते बताए गए हैं कि आप इस तरह एक इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है कि फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन विच विल इवोक्स रीडर इंटरेस्ट एंड इंगेज देम। क्वेश्चन से आपको अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो रीडर्स का मन होगा उसे पढ़ने का, ठीक है। दूसरा, प्रोवाइड डाटा, स्टैटिक्स एक्सेट्रा दैट विल सरप्राइज द रीडर टू अनसेटल्स देयर कॉमन ब्रीफली। अब आप यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स आंकड़े दे सकते हैं, तो इससे रीडर को पता चलेगा कि क्या चल रहा है। प्रोवाइड द इंटरेस्टिंग अकॉर्डिनेट और स्टोरी रिलेटेड टू द टॉपिक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक के ऊपर आपने कंटेंट लिखा है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। वो स्टोरी ओरिजिनल भी हो सकती है या फिर फेक भी हो सकती है, पर बेसिकली अगर आपने वो स्टोरी ओरिजिनल लिखी है, न्यूज़ अगर आप कोई न्यूज़ है तो वहाँ पे आप आसपास के लोगों से पूछेंगे तो आपको एक स्टोरी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो स्टोरी लिखनी है। स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग रिलेवेंट कोटेशंस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्टार्टिंग करना है कोटेशन से। कोटेशन का मतलब जानते होंगे आप, जब हम ऐसे यूज़ करते हैं कोट्स को डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है, तो वो कोटेशन, तो यहाँ पे आपको कोटेशंस का यूज़ करना है। प्रोवाइड एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्ट्रास्ट। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ देना है, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, रीडर ने कभी सोचा ही ना हो, ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। अनयूजुअल, ऐसी चीज़ जो कि रीडर के कभी दिमाग में ना आई हो या उसने कभी सोचा ना हो, इस तरह के कंटेंट को आपको यहाँ पे देना है। तो आप ये आपको रीडर्स को थोड़ी उत्साहित करेगा कि वो आपकी पैराग्राफ को पढ़ें, ठीक है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ का वो है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन के बाद वो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कि हमारा बॉडी का पैराग्राफ, ठीक है। बॉडी, जब हम मेन कंटेंट लिखते हैं, जहाँ पे हम सब कुछ ब्रीफली नहीं लिखेंगे, सबको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे। द बॉडी पैराग्राफ कंटेंट डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस। अब जो बॉडी का पैराग्राफ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉडी में क्या लिखना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिकली, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बता के छोड़ सकते हैं। पर बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा रीडर्स के लिए, किसी स्टोरी, टॉपिक या फिर न्यूज़ के बारे में, कि ये किस बारे में है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो रीडर को कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और आपके लिए भी ईच पैराग्राफ हैव वन पॉइंट विच सपोर्ट द स्टेटमेंट। हर एक पैराग्राफ के पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो उसे सपोर्ट करता हो, ठीक है। अब वो आंकड़े भी हो सकते हैं, मतलब स्टैटिक्स भी हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे फैक्ट्स दीजिए जो कि उस टॉपिक को या फिर उस पैराग्राफ को सच बताते हो, ठीक है, ट्रू मानते हो। सो जब टॉपिक स्टेटमेंट आती है, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। जो भी आपने बॉडी में लिखेंगे आप, उसकी जो पहली लाइन होगी वो ये बतानी चाहिए कि ये पैराग्राफ किस बारे में। आप सपोज़ करिए एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक बस एक पैराग्राफ है छोटा सा। अब इस पैराग्राफ में काफ़ी कुछ बताया गया है, ठीक है, पर जो मेन आइडिया है पैराग्राफ का वो आपकी पहली लाइन में पता हो जाना चाहिए, तो इससे रीडर को मदद मिलेगी। सो द रीडर कैन समराइज्ड वट इज़ पैराग्राफ अबाउट, कि पैराग्राफ किस बारे में है। रीडर उसे समराइज आराम से कर सकता है बिना किसी ज़्यादा सोच समझ के, ठीक है। ऑल पैराग्राफ शुड बी कनेक्ट विद ईच अदर्स। जितने भी पैराग्राफ हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सपोज़ करिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, वो किसी टॉपिक के ऊपर है, बट आपने अनदर पैराग्राफ लिखा वो किसी और टॉपिक के ऊपर है, तो यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि जो रीडर है वो अपना फोकस लूज़ कर देगा, वो भूल जाएगा कि उससे पहला वाला पैराग्राफ किससे बारे में था। दीज टॉपिक्स विल वाइल राइटिंग कीप दीज पॉइंट्स वाइल राइटिंग। जब भी आप कोई राइटिंग लिख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें। फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड विद प्रीवियस पैराग्राफ। जितनी भी सेंटेंसेस हैं वो पिछले पैराग्राफ से कनेक्ट होनी चाहिए, सो द रीडर डू नॉट लूज देयर फोकस, ठीक है, कि सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए कि रीडर अपना जो फोकस है वो लूज़ ना कर सके। इसके बाद द टॉपिक सेंटेंस शुड कीप बोथ थिंग फैक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इट शुड नॉट कंटेंट्स ओनली वन थिंग, ठीक है। जो टॉपिक के सेंटेंस हैं, अब मेन बॉडी में जो भी आप लिखेंगे उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फैक्ट भी होना चाहिए और पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होना चाहिए। अगर आपने फैक्ट दे दिए तो लोग ये तो समझ लेंगे कि ये जो न्यूज़ है या ये जो स्टोरी है, टॉपिक है, ये सब रियल है, बट अगर उसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होंगे तो लोगों को ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि
जो इसका राइटर है वो क्या सोचता है इसके बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने फैक्ट्स भी देने हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियरिफाई हो जाए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जल्द ही मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर भी लाऊंगा, जिसमें मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। और ये यूनिट ख़त्म होने के बाद मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूँगा विद द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो आप उस वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें। देन इसके बाद आता है एवरी सेंटेंस ऑफ द टॉपिक शुड सपोर्ट टॉपिक, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस के पास एक अपना ऐसा टॉपिक होना चाहिए या फिर एक छोटी सी सेंटेंस होनी चाहिए जो उस पूरे पैराग्राफ को सपोर्ट करती हो, ठीक है। वो फैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें कि जो है कि सपोर्टिंग सेंटेंस आर सेंटेंसेस विच सपोर्ट आर अपहोल्ड एंड मेक द बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है। जो सपोर्टिंग टॉपिक्स होते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होती है, वो क्या करती है, पूरे के पूरे पैराग्राफ को अपहोल्ड करती है, उठा के रखती है, ठीक है। कहीं भी रीडर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो पैराग्राफ है ये एक तरह का फेक है, ठीक है। तो ऐसी सपोर्टिंग सेंटेंसेस को आपको अपने उसमें देना चाहिए, जिससे कि रीडर को लगे कि ये असली है। द सपोर्टिंग सेंटेंसेस सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फैक्ट्स, डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स। जो भी सपोर्टिंग सेंटेंसेस है वो क्या करती हैं, वो प्रूव करती हैं उन पैराग्राफ्स को कि वो पैराग्राफ रियल हैं बाय द हेल्प ऑफ फैक्ट्स। आप फैक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, आप डिटेल्स दे सकते हैं, आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि सपोज़ करिए आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं अबाउट द ट्रीज़, ठीक है, पेड़ों के बारे में आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब हो सकता है कई व्यक्तियों ने नीम का पेड़ ना देखा हो, ठीक है। अब नीम का पेड़ नहीं देखा है तो आप नीम के पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं और अब आपने वहाँ पे फैक्ट दिया कि नीम के पेड़ की पत्ती कड़वी होती है, नीम के पेड़ में एक छोटे छोटे बेर टाइप के फल आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कड़वे होते हैं। अगर आप ये फैक्ट देते हैं, ठीक है, तो जो रीडर है वो कल को अगर उसको नीम का पेड़ मिलता है, ठीक है, तो वो उस फैक्ट को देख के पता कर सकता है कि हाँ ये नीम का पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट देना थोड़ा सा ज़रूरी हो चुका है। अगर आप फैक्ट नहीं देंगे तो रीडर को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। आप मतलब जब भी रीडिंग कंटेंट लिख रहे हैं तो बॉडी में आपको क्या क्या लिखना चाहिए। यूज़ वैलिड नेम, प्लेस, डेट एक्सेट्रा। अब आपको जो भी चीज़ है वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, असली होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति का नाम होना चाहिए असली। किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, वो जगह असली होनी चाहिए। अगर आपने किसी हिस्ट्री में बात कर रहे हैं और डेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डेट असली होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है यूज़ एक्सपर्ट्स नेम एंड डिटेल्स। अब यहाँ पे आप किसी एक्सपर्ट का नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं, उसके द्वारा दी गई डिटेल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में। तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी जो भी वैलिड चीज़ें हैं वो एक एक्सपर्ट्स हैं उनसे जुड़ जाएंगी। यूज़ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द एग्जाम्पल्स। अब आपको क्या करना है, अब आपने कोई एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया तो अब आपको उस एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देना होगा, ठीक है, थोड़ा सा बताना होगा, एक्सप्लेनेशन देना होगा कि ये डिस्क्रिप्शन जो है वो किस बारे में है, ठीक है। आपको पूरी की पूरी तरह नहीं लिखना, बट थोड़ा सा आपको समझाएंगे तो रीडर को काफ़ी अच्छा लगेगा रीडिंग में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को यहाँ से याद करिए, अपने मन से थोड़ा सा बनाइए और एग्ज़ाम में लिखिए, तो जिससे आपके फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऑल प्रोवाइडेड डिटेल्स शुड बी वैलिड एंड रिलेवेंट फॉर सपोर्टिंग सेंटेंसेस। जितनी भी डिटेल्स आपने दी हैं अपने कंटेंट में वो सारी की सारी रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। और दूसरा वो वैलिड होनी चाहिए। अगर अनवैलिड होगी तो रीडर सोचेगा कि जो राइटर है वो गलत लिखता है, ठीक है, उसको कुछ भी पता नहीं है। ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग इन डिटेल्स सो रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड। अब आपको अब यहाँ पे बताया गया कि ट्राई टू एक्सप्लेन। अब आपको कुछ टॉपिक पे लिख रहे हैं तो आपको उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। आप ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करेंगे तो रीडर को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है डो नॉट यूज़ सपोर्टिंग सेंटेंस अगेन एंड अगेन। अब आपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस को यूज़ करा, अब आप एक ही सेंटेंस को 4-5 पैराग्राफ में यूज़ कर चुके हैं, तो ये आपके बॉडी के जो पैराग्राफ है या जो बॉडी का जो कंटेंट है उससे क्या करेंगे, उसे प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, ठीक है। इससे रीडर को ये लगेगा कि इसे कुछ और नहीं पता, बस इसीलिए ये एक ही सेंटेंस को बार बार
यूज़ करे जा रहा है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आपको हर एक पैराग्राफ के लिए एक अलग सपोर्टिंग सेंटेंस होना चाहिए। ऑल सपोर्टिंग सेंटेंस शुड बी इन लॉजिकल ऑर्डर। जितनी भी सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए कि अगर रीडर पढ़ रहा है तो उसे उस चीज़ का लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज़ करिए एक रीडर पढ़ रहा है, अब रीडर को आपने कहीं पे कुछ बताया, दूसरे पैराग्राफ में आपने कुछ और बता दिया, तीसरे पैराग्राफ में आप पहले पैराग्राफ की बात बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक नहीं बनता। लॉजिक नहीं बनता कि आपने पहले पैराग्राफ में बताया पेड़ों के बारे में, दूसरे में जानवर और तीसरे में आप फिर पेड़ों के बारे में बता रहे हैं, तो ये एक लॉजिक की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना वाइल राइटिंग कंटेंट। अब लास्ट पॉइंट आता है, सॉरी, जो बॉडी में कंटेंट होता है उसके लिए कंक्लूडिंग सेंटेंसेस भी होती हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे कंक्लूड करना है। द लास्ट सेंटेंस ऑफ पैरा शुड कंक्लूड द पैराग्राफ, गिव योर ओन आइडिया, एडवाइस और पॉइंट ऑफ व्यू इन कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। अब बॉडी के आखिर में आपको कंक्लूडिंग सेंटेंसेस को भी देना है, तो अब आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे सकते हैं, आपका कोई आइडिया है वो आइडिया दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने थॉट्स हैं वो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रीडर को पता चलेगा कि इसके अपने भी कुछ थॉट्स हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली राइट नहीं करता, इसके अपने भी कुछ थॉट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं कि आपने एक लेटर लिखा मिनिस्ट्री को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, ठीक है, कि जो स्कूल्स हैं उन्हें ओपन करवा दिया जाए। क्यों? और आपने यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ बताया कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने में। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आपने डिस्कस करी। अब आखिर में क्या लिखेंगे आप? अब आखिर में आप अपने आइडिया देंगे कि हम एक चीज़ कर सकते हैं कि एक बेंच पे एक बच्चा बैठे, ठीक है, हर कोई बच्चा सैनिटाइज़र लेके आए, क्लास में टीचर ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने उसमें लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो रीडर है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो बोर्ड है, वो उस लेटर को पढ़ेंगे और उसके बाद उस लेटर से उन्हें क्या पता चलेगा कि हाँ, हम ये सारे तरीके अपना सकते हैं। तो इससे हमारी हेल्प हो जाएगी। द कंक्लूज़न, अब जो थर्ड राइटिंग में जो आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आता है द कंक्लूज़न। ठीक है, जो इससे पहले वाला था बॉडी का कंक्लूजन था, अब ये यहाँ पे टॉपिक का, सॉरी, पूरे के पूरे कंटेंट का कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न इज़ ए इम्पॉर्टेंट एज इंट्रोडक्शन। जो कंक्लूज़न है वो इंट्रोडक्शन की तरह इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंट्रोडक्शन दिया और कंक्लूज़न नहीं दिया तो भी आपका पैराग्राफ अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कंक्लूड द पैराग्राफ इन डिफरेंट वर्ड्स। अब आपने बीच बॉडी में जो कंटेंट बताया आप उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, सिंपली आपको यूज़ करना ही नहीं है। यहाँ पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने और कुछ नए शब्दों का यूज़ करना है, पर वो शब्द भी ऐसे होने चाहिए जो कि समझ में आ जाए रीडर के। ठीक है, ब्रीफली समराइज द मेन पॉइंट। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप मेन पॉइंट को थोड़ा सा बताएंगे ऑफ योर पेपर। अपने पेपर का जो मेन पॉइंट है, पूरे कंटेंट का जो मेन पॉइंट है उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। डू नॉट यूज़ सेम वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप सेम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते जो कि आपने ऊपर यूज़ करे हैं। डू नॉट यूज़ कोट। अब आप यहाँ पे कंक्लूज़न के बॉडी में, कंक्लूज़न के पार्ट में आप कोटेशन का यूज़ नहीं कर सकते, आपको कोटेशन का यूज़ करना ही नहीं है, आप सिंपली लिखते जाएंगे। और अ फैक्ट, क्योंकि, और ना ही फैक्ट का, बिकॉज इट्स डन इन बॉडी, क्योंकि ये सारा का सारा काम आपको बॉडी में हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप समराइज़ करेंगे आपका पूरा का पूरा टॉपिक, उसका निचोड़ लिखेंगे बस। पुट योर ओन वर्ड्स एंड थॉट्स। अब आपको यहाँ पे अपने व्यूज़ देने हैं, अपने थॉट्स देने हैं। डू नॉट लीव एनीथिंग विदाउट कंप्लीटिंग, सो द रीडर मेक थॉटफुल अबाउट द आइडिया ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे अधूरी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कि आपने कोई टॉपिक लिख रहे हैं और आपने कोई क्वेश्चन वहीं पे छोड़ दिया, आपने उस क्वेश्चन को समझाया नहीं, आंसर नहीं दिया, आखिर में आपने कोई क्वेश्चन दे दिया, तो इससे क्या होगा, जो रीडर है उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि आखिर जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना है, सब कुछ आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है कि रीडर के माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी 5th यूनिट का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट समझ में आया है, लेसन समझ में आया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस पीडीएफ की लिंक नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगी, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल एड्रेस पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सिंपली आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।
और मुझे फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें।